अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान फ्रंट के साथ सलमान हैदर। पाकिस्तान की अस्करी तारीख में नए बाब का इजाफा। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर बतौर आर्मी चीफ मुसल्लह अफवाज के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एडवाइस पर फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती की मंजूरी दी है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की तैनाती 5 साल के लिए है। वो आर्मी चीफ के साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की जिम्मेदारियां भी निभाएंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि 5 साल बाद आर्मी चीफ की दोबारा तकर्रुरी की जा सकती है, क्योंकि अब आइन में आर्मी चीफ की रिटायरमेंट की उम्र की कोई हद नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में भी 2 साल की तौसी की मंजूरी दे दी है। इस तौसी का इतलाक उनकी मौजूदा 5 साल मुद्दत मुलाजमत के मार्च 2026 में मुकम्मल होने के बाद होगा। दूसरी तरफ तारीख का एक और संगे मील भी होने जा रहा है। यूं कहिए कि कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके 15 साल बाद एनएफसी अवार्ड पर बड़ी पेशरफ्त हुई। आखिरकार 11वें एनएफसी अवार्ड की उम्मीद पैदा हो गई है। 2015 से 2020 तक 8वें, 9वें और 10वें एनएफसी अवार्ड पर इत्तफाक़ राय नहीं हो सका था, जिसकी वजह से अब तक वसाइल की तकसीम 7वें एनएफसी अवार्ड के फार्मूले के तहत ही जारी है। 10वें एनएफसी अवार्ड की मुद्दत 21 जुलाई 2025 को पूरी हो चुकी है, लेकिन सैलाब की वजह से इजलास बार बार ताखीर का शिकार होता रहा। अब वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की जेर सदारत 11वीं एनएफसी अवार्ड के लिए इफ्तिताई इजलास हुआ, जिसमें सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला बतौर सूबाई वजीर खजाना शरीक हुए। पंजाब और बलूचिस्तान के वज़राए खजाना और प्राइवेट मेंबरान इजलास में मौजूद थे। पंजाब से प्राइवेट मेंबर के तौर पर नासिर खोसा, बलूचिस्तान से शुएब नौशेरवानी और सिंध से प्राइवेट मेंबर डॉक्टर असद ने इजलास में शिरकत की। इजलास में मालियाती अमूर को आगे बढ़ाने के लिए वर्किंग ग्रुप्स बनाने का फैसला कर लिया गया। इजलास के बाद वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बताया कि फैसला हुआ है कि ग्रुप्स बनेंगे जो मालियाती अमूर को लेकर आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि सूबे के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात वफाक के सामने रख दिए। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 6 से 7 ग्रुप्स बनेंगे। इनके ऊपर एक अलग से ग्रुप है जो फाटा के हवाले से है कि कैसे इसको मालियाती ढांचे में शामिल किया जाए। मुज़म्मिल असलम कहते हैं कि बहुत अच्छे माहौल में इजलास हुआ, किसी पर दबाव नहीं डाला गया, सबकी बात सुनी गई। तमाम ने इत्तफाक किया कि मामलात को मिलकर आगे लेकर चलें। सूबों के हिस्से में कमी की कोई बात नहीं हुई। बड़े सूबों ने छोटे सूबों के हक की बात की। पंजाब ने भी फाटा से मुतल्लिक हमारे मौक़िफ़ की हिमायत की। एनएफसी का अगला इजलास जनवरी के वस्त में होगा, जिसमें ज़ेली ग्रुप्स की सिफारिशात पर मजीद पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। ज़राए बताते हैं एनएफसी का अगला इजलास 8 या 15 जनवरी को होगा। ज़राए के मुताबिक वफाक और सूबों के दरमियान वसाइल की तकसीम के मामले पर अटॉर्नी जनरल से राय लेने का फैसला भी किया गया है। इजलास में वफाक की वजारत खजाना की जानिब से अपने माली सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई, जिसके इजलास में चारों सूबों ने भी अपनी माली पोजीशन पर ब्रीफिंग दी। ज़राए बताते हैं वफाकी हुकूमत ने फिलहाल सूबों के फंड्स में कटौती की बात नहीं की, मगर FBR ने टैक्स वसूलियों में से 5% सूबों को देने की मुखालफत कर दी है। ज़राए के मुताबिक एनएफसी इजलास में वफाकी हुकूमत ने माली मुतालबात की बजाय सूबों से अखराजात की तफसीलात मांगी है। ताहम सिंध ने वफाक को अखराजात की तफसील देने से इनकार कर दिया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मौक़िफ़ पेश किया कि यह रेवेन्यू का फॉरम है, अखराजात का नहीं है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि एनएफसी के हवाले से क़यास आराइयों खदशात का हल मुखलसाना और शफाफ मकालमा है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में आने वाले तबाहकुन सैलाब के बायस ये इजलास मौखर करना पड़ा था। आज हम यहाँ बगैर किसी तासुब के मौजूद हैं। हमारी पहली तरजीह एक दूसरे की बात सुनना है। वफाकी हुकूमत यहाँ सूबों के मौक़िफ़ को सुनने के लिए मौजूद है। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि इस साल मुल्क को भारत की जानिब से गैर मामूली ख़तरात और सैलाबों जैसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। इन कठिन हालात में हम एक मजबूत वफाक की सूरत में मुत्तहद खड़े रहे। यही वो जज्बा है जिसे हम 11वीं एनएफसी अवार्ड के अमल में भी बरकरार देखना चाहते हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि आने वाले हफ्तों और महीनों में ये बामकसद और तामीरी मुबाहिस जारी रहेंगे। उम्मीद है कि तमाम अराकीन बामैनी और जामे मुकालमे के लिए भरपूर अज़्म के साथ आगे बढ़ेंगे। बाहमी इत्तेहाद, तामुन और बाहमी एहतराम के जज्बे के साथ मामलात को आगे बढ़ाएंगे। 11वीं एनएफसी अवार्ड के मामलात को कामयाबी से पाया तकमील तक पहुँचाना हमारी मंजिल है। वजारत मनसूबा बंदी ने वसाइल की तकसीम के 2 नए तरीक़ाकार पर तजावीज़ वज़ीर आज़म को पेश कर दी है। वर्किंग पेपर रीविजिटिंग द एनएफसी अवार्ड में 2 मुख्तलिफ मंजरनामे पेश किए गए हैं, जिनके मुताबिक वफाक के मालियाती खिलाफ को बतदरीज कम करने और वसाइल की मुनसफाना तकसीम का नया तरीक़ाकार तजवीज़ किया गया है। पहली तजवीज़ में काबिल तकसीम महाजल से पहले 2.5% कटौती, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग, वाटर सिक्योरिटी,
सिविल आर्म्ड फोर्सेज और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की ग्रांट्स के लिए की जाएगी, जिसके बाद मौजूदा शरह के मुताबिक 57.5% सूबों और 42.5% वफाक को मिलेगा। दूसरी तजवीज़ के मुताबिक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और हायर एजुकेशन कमीशन के खराजात काबिल तकसीम महासिल से पहले निकाल लिए जाएं, जिससे 2030 तक वफाक के वसाइल में 11 से 12% इजाफा मुतवक्के है। वर्किंग पेपर में कहा गया कि मौजूदा NFC इंतजामात ने अगर सूबों की माली खुद मुख्तारी को बढ़ाया, मगर इसके नतीजे में वफाक को शदीद माली दबाव का सामना है। कर्जा जाती अदायगियां और दिफाई खर्चात मिलकर वफाकी आमदनी का बड़ा हिस्सा खा जाते हैं, जिसके बायस तरक्याती खर्चात और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए गुंजाइश ना होने के बराबर रह गई है। यह अदम तवाज़ुन पाकिस्तान को बार बार माली बहरान और IMF प्रोग्राम्स की तरफ धकेल रहा है। सूबों के दरमियान वसाइल की तकसीम में इस वक्त आबादी का वजन 82% है। वर्किंग पेपर में 3 मुतबादिल ऑप्शंस भी पेश किए गए हैं, जिनमें सूबों के दरमियान NFC की तकसीम में आबादी का वजन कम करके रेवेन्यू जनरेशन, जरखेजी और फॉरेस्ट कवर जैसे अवामिल को बढ़ाने की तजवीज़ भी दी गई है। ऑप्शन 1 में आबादी का तनासुब 78%, ऑप्शन 2 में 68% और ऑप्शन 3 में वसाइल की तकसीम के लिए आबादी का तनासुब 60% रखने की तजवीज़ दी गई है। इन तीनों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को भी चुना गया तो पंजाब का NFC अवार्ड में हिस्सा कम हो जाएगा। इस वक्त NSC अवार्ड में पंजाब का हिस्सा 51.74% से कम होकर बितरतीब 44.73, 47.26 और 41.99% तक आ सकता है। ऐसी सूरत में सिंध का हिस्सा ज्यादातर मुस्तकम रहेगा, जबकि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के हिस्से में नुमाया इजाफे की सिफारिश की गई है। खास तौर पर बलूचिस्तान का हिस्सा मौजूदा 9.09% से बढ़कर 12.02% तक तजवीज़ किया गया है। ज़राए बताते हैं कि सिंध और खैबर पख्तूनख्वा ने सूबाई शेयर में किसी भी कमी की मुखालफत करते हुए वफाक को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। इसके अलावा सूबों ने NFC अवार्ड के मुताबिक अपना हिस्सा लेने का मुतालबा दोहराया और किसी भी कटौती पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। ज़राए का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से 7वें NFC अवार्ड में साबिक फाटा की शमूलियत का मुतालबा किया गया। ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मौक़िफ़ है कि साबिक फाटा के इंज़माम के वक्त 100 अरब रुपए सालाना देने का वादा किया गया था, जो अब तक 700 अरब रुपए बनते हैं। इस मद में 700 अरब रुपए में से वफाक ने सिर्फ 168 अरब रुपए दिए, जबकि 531.9 अरब रुपए वफाक के जिम्मे बकाया जात हैं। ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा मौजूदा 1% से बढ़ाकर 3% करने और सूबे के मजमूई शेयर को 14.62% से बढ़ाकर 19.62% करने का भी मुतालबा किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इजलास में आइन के आर्टिकल 161 से मुतल्लिक मसाइल हल करने पर जोर दिया। इसके अलावा सूबे ने पेट्रोलियम मसनूआत और गैस पर एक्साइज ड्यूटी के फार्मूले में तरमीम की सिफारिश भी की है। खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से NFC इजलासों के लिए माहाना शेड्यूल बनाने का मुतालबा भी किया गया। आइन के मुताबिक हर 5 साल बाद NFC पर नजरसानी लाजिम है। देखा जाए तो NFC अवार्ड की तारीख तनाज़ात से भरी पड़ी है। 1974 में जुल्फ़कार अली भुट्टो के दौर में पहला NFC अवार्ड इत्तफ़ाक़ राय से नाफिज हुआ, लेकिन इसके बाद ज़िया-उल हक़ तमाम तर ताकत के बावजूद 1989 में दूसरे और 1985 में तीसरे NFC अवार्ड पर इत्तफ़ाक़ राय पैदा ना कर सके। यूँ वसाइल की तकसीम पहले NFC अवार्ड के फार्मूले के तहत जारी रही। 1991 में जब मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे तो इत्तफ़ाक़ राय से चौथे NFC अवार्ड का निफाज हुआ। 1995 में बेनज़ीर भुट्टो 5वें NFC अवार्ड पर इत्तफ़ाक़ राय कराने में नाकाम रही। 1997 में जब मियां नवाज शरीफ दूसरी बार वज़ारत उज़्मा के मनसब पर फायज हुए तो 5वां NFC अवार्ड इत्तफ़ाक़ राय से तय पा गया, जिसकी मुद्दत 2002 तक थी। 2002 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ तमाम इख्तियारात के बावजूद छठे NFC अवार्ड पर इत्तफ़ाक़ राय कराने में नाकाम रहे। यूँ इत्तफ़ाक़ राय के बगैर ही माजी के फार्मूले के तहत छठे NFC अवार्ड को जारी रखा गया, जिसके तहत वसाइल में वफाक का हिस्सा 58.5% और सूबों का हिस्सा 41.5% था। फिर आखिरकार 2010 में 1974 के बाद पहली बार मुत्तफ़िक़ा अवार्ड का सहरा पीपल्स पार्टी के सर सजा। यूसुफ रज़ा गिलानी की वज़ारत उज़्मा के दौर में 18वीं तरमीम के नतीजे में नए फार्मूले के तहत 2011 में 7वीं NFC अवार्ड का निफाज हुआ, जिसमें सूबों का हिस्सा बढ़कर 57.5% और वफाक का 42.5% हो गया। लेकिन पिछले कई बरसों से वफाक की जानिब से वसाइल की तकसीम के फार्मूले पर एतराज़ात उठाए जाते रहे हैं। वफाकी हुकूमत तसलसल के साथ सूबों का हिस्सा कम करने का मुतालबा करती आ रही है, जिसकी वजह से 8वीं, 9वें और 10वें अवार्ड के इजलास बेनतीजा रहे और मामलात 7वें NFC अवार्ड के फार्मूले के तहत ही
आगे बढ़ाए जाते रहे। मेहमानों में सबसे पहले बात कर लेते हैं खाकान नजीब साहब, माहिर मईशत हैं। खाकान नजीब साहब, आज 11वीं NFC का इफ्तिताई इजलास हुआ जिसमें मालियाती अमूर पर वर्किंग ग्रुप्स बनाने का फैसला हुआ है। वफाक का वसाइल की तकसीम का फार्मूला असर नौ तय करने का ये मिशन तो है, आप इसे किस तरीके से देखते हैं और क्या तजावीज़ देंगे? देखिए, एक तो बात यह है कि जो फेडरल फिस्कल फ्रेमवर्क है वो बहुत डिस्टर्ब्ड है। वफाक जो है जब 57.5% दे देता है और 1% अलहदा कुछ ऑक्ट्रॉय में, तो वफाक के पास जो पैसे बचते हैं उसमें जब हम कर लेते हैं अपनी डेट फाइनेंसिंग, यानी कि जो हमें मार्कअप देना होता है, और जब डिफेंस देते हैं तो बाकी सारा कुछ बोरोड मनी पे एक फिस्कल डेफिसिट यानी मालियाती खसारे की सूरत में आ जाता है। तो हमें कभी प्रोविंसेस से मांगना पड़ता है कि वो हमें सरप्लस जनरेट करके दें ताकि जो ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट है उसको नीचे ला सकें। ये है पोजीशन। इसमें पहले तो वफाक में कई चीज़ें डिस्कस करनी है कि जैसे कई चीज़ें नीचे चली गई हैं, फॉर एग्जांपल पावर्टी। तो क्या पावर्टी का जो खर्चा है वो सारा वफाक को ही करना चाहिए? दैट इज समथिंग सीरियसली टू थिंक अबाउट, जो वफाक ने सोचना है। फिर वफाक ने ये सोचना है कि क्या पॉपुलेशन की बेसिस पे ही ये सारा कुछ होगा डिस्ट्रीब्यूट, इसकी बजाय हम और जो मेजर्स हैं हमारे, जिनको हम जैसे कहते हैं कि आप एफिशिएंसी मेजर्स, टैक्स कलेक्शन, बिकॉज टैक्स कलेक्शन का भी सारा बोझ वफाक पे पड़ गया है, क्लाइमेट चेंज, HDI स्पेशली, उनको भी इनकॉर्पोरेट करें और पॉपुलेशन का शेयर जो कि 82.5% है उसको कम करें। ठीक। फिर अगर आप जी आप ठीक, मगर खाकान साहब, जो वर्किंग पेपर रिविजिटिंग द NFC अवार्ड में दो मुख्तलिफ मंजरनामे पेश किए हैं ना। पहली तजवीज़ ये है कि दिफा के लिए 2.5% पहले से निकाल लिया जाए, उसके बाद 42.5 वफाक और 57.5 सूबों को शेयर दिया जाए, और दूसरी तजवीज़ यह है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और हायर एजुकेशन कमीशन के अखराजात काबिल तकसीम हादसे से पहले निकाल लिए जाएँ। आपके नज़दीक इनमें से बेहतर ऑप्शन क्या है? देखिए, बेहतर ऑप्शन ये है कि किसी चीज़ पे तो एग्री करना पड़ेगा कि चाहे वॉर ऑन टेरर हो जिसमें सबको शामिल होना है, इसी तरह पावर्टी है, इसी तरह फाटा है, ये सारे जो खर्चे हैं इनका जो बोझ है वो सबको मसावी तौर पे अगर उठाना है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। दैट्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट टू मूव फॉरवर्ड। और इस वक्त जो बोझ वफाक पे पड़ा हुआ है उसको वफाक ने खुद भी कम करना है, जिसका मतलब है एक्सपेंडिचर रिफॉर्म करके वो 17 सब्जेक्ट जो वफाक ने नहीं चलाने और नीचे सूबों पे चले गए हैं उनका खर्चा कम कीजिए। ये एक चीज है। फिर ओवरऑल टैक्सेशन का बोझ देखिए, 0.8% ऑफ GDP कमाता है इस वक्त चारों प्रोविंसेस का जो रेवेन्यू अथॉरिटी सिस्टम है। आप बिलीव करेंगे कि लास्ट NFC में लिखा था कि ये 1.5% तक 2014 में चला जाएगा। अभी जो पोटेंशियल है GST ऑन सर्विसेज, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्सेशन, ये जो मोटर व्हीकल टैक्सेशन है, ये तकरीबन 3% ऑफ GDP का है, यानी कि उन्होंने तो 4 गुना करना है सब प्रोविंसेस ने। तो इसका जो आप कहते हैं ना, कैसे फ्रेमवर्क बनेगा, क्या इंसेंटिवाइजेशन आएगी कि हम इस तरफ बढ़ सकें। आई मीन दैट्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट। फिर इसी तरह क्या जो AJK एंड गिलगित बल्दिस्तान है ये नॉट पार्ट ऑफ NFC होंगे, यानी कि इनको कैसे आपने फंड करना है। मैं ये भी समझता हूं कि जो सिंध में ऑक्ट्रॉय और जिला की बात हुई है उस पर भी बात करनी पड़ेगी। सो ये सारे वो जैसे कहेंगे मराहिल हैं हमने तय करने। मैं फिर कहता हूं कि ये सब काम इतना आसान नहीं है। वर्किंग ग्रुप्स को बहुत ही मेहनत से पर्चे बनवाने पड़ेंगे हमारी यूनिवर्सिटियों से। मैं कहता हूं आप उनको क्यों नहीं यूज करते, उन्हें कहें कि इन सब चीजों पे लिखें। मसलन अगर आप पॉपुलेशन का शेयर कम करते हैं, पावर्टी ऐड करते हैं, रेवेन्यू ऐड करते हैं, क्लाइमेट चेंज ऐड करते हैं, HDI ऐड करते हैं, तो क्या खाका है जो बन के सामने आएगा, उस खाके के क्या बेनिफिट्स हैं, उसको मॉडल कीजिए। मतलब जेंडर को शामिल करते हैं। मैं एक मिसाल देता हूं। सो ये जो स्प्लिट है इसकी तब्दीली और जो जिसे कहेंगे इंसेंटिवाइजेशन है फॉर प्रोविंसेस टू डू ऑल दिस, ये कैसे होगी। खुद वफाक को आखिरी बात ये है कि उनका भी इस पर 10.3% ऑफ GDP है जो ओवरऑल FBR टैक्स टू GDP है, इसको खुद 13% पे कैसे लेकर जाना है। आई थिंक ये एक जिसे कहेंगे ना नादिर मौका है पाकिस्तान के लिए कि वो अपना फेडरल फिस्कल फ्रेमवर्क, PSDP, डेवलपमेंट, एक्सपेंडिचर्स, टैक्स,
आखिरी बात सबसे ज्यादा जरूरी है कि इसके साथ साथ प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशंस की भी तो बात करनी पड़ेगी ना। जी। अगर आप सतही लोकल लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, सिटी लेवल पर ये पैसे और इख्तियारात नहीं लेके जाएंगे तो लोगों की दहलीज पे कभी भी आपको सर्विस डिलीवरी नहीं मिलेगी। अच्छा, अब इस एतराज़ को कितना वैलिड समझते हैं जो वफाक कर रहा है कि एनएफसी पॉपुलेशन का 82% शेयर है, पसमानदगी का जैसे आपने बताया 10.3% है, इसलिए सूबे इन दोनों फैक्टर्स पर काम नहीं करते, इस फार्मूले को तब्दील किया जाना चाहिए। आप क्या एनएफसी की वेटेज तब्दील की तरफ आप अपना वजन डालते हैं कि जी वेटेज तब्दील होनी चाहिए? क्या पॉपुलेशन कंट्रोल का जो इस्तेहकाक है वो वफाक को मिलना चाहिए? आई थिंक सर्टनली खुद प्रोविंसेस को भी यही सोचना है कि अगर प्रोविंशियल अथॉरिटीज जो हैं उनको इतनी आसानी से पैसे आ रहे हैं और वो जो टैक्स का असल पोटेंशियल है उनके पास उनको नहीं उभार रही, तो दैट्स नॉट अ गुड स्टोरी। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स नहीं लगाया, अभी भी नहीं लगाया। आप ये सोचिए कि इवन आईएमएफ के प्रेशर के बावजूद जो है चारों प्रोविंसेस ने लेजिस्लेट किया पर डिले कर दिया कि जी फ्लड आ गया। यार आई मीन 20% है वो हमारे पूरे इकोनॉमी का, और आप उससे टैक्स अगर नहीं लेना चाहते तो ये फिर आप दुनिया से ही मांग कर मुल्क चलाएंगे। इसी तरह अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडाइसिस को देखें, ये कौन सी मतलब बात है कि हमारे हम कहीं 40% स्टंटिंग है, 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये वफाक की तो नहीं है ना जिम्मेदारी, ये तो चारों प्रोविंसेस की जिम्मेदारी है। अब उन्होंने कैसे इंसेंटिवाइज होना है कि एचडीआई बेस्ड आगे उनको एलोकेशन आ रही हो। ये सब चीजें जो हैं इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स को ठीक करने की हैं। दैट्स हाउ इकोनॉमिक्स वर्क्स। आई रियली होप कि हम इस तरफ आगे बढ़ पाएंगे। अच्छा, क्यों ऐसा लग रहा है कि सूबों के जहन में ये है कि जितना भी टैक्स है वो इकट्ठा तो सूबों की तरफ से किया जा रहा है, फिर हमारे पे इतना प्रेशर क्यों डाल? जैसे आज की बात सुने ना, वफाक ने सूबों से अखराजात की तफसील मांगी थी। जब तफसील मांगी तो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने मौक़िफ़ पेश किया, ये रेवेन्यू का फॉरम है, अखराजात का नहीं है। इसकी क्या वजह हो सकती है? आपको नहीं लगता कि अखराजात की तफसील सामने आए तो बेहतर फार्मूला तश्कील दिया जा सकता है? देखिए ना, ये 4 और 5 वफाक, दे आर इक्वल पार्टनर्स इन रनिंग पाकिस्तान। एक तो ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए हमें माइंड में, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। अब इन सब ने ना सिर्फ अपने टैक्स के मयार को बेहतर करना है, बल्कि जो पैसे खर्च होते हैं, यानी कि जो एक्सपेंडिचर होता है, जो खर्चे होते हैं, उनको भी बेहतर करना है। क्यों बेहतर करना है? क्योंकि अगर आप पे 1 रुपया खर्च हो रहा है, 100 रुपए खर्च हो रहे हैं, क्या एफिशिएंटली हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? सो क्यों एक्सपेंडिचर्स की बात होती है? एक्सपेंडिचर्स की जो गुफ्तगू है सारी, वो इसीलिए की जाती है। अगर इसीलिए की जाती है तो एक्सपेंडिचर वफाक ने भी देखने हैं, सूबों ने भी देखने हैं, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप कहाँ पे होनी है, पीएसडीपी कैसे खर्च होना है। देखिए, इस वक्त 2000 अरब रुपए से जायद का पीएसडीपी जो है, यानी कि डेवलपमेंट बजट जो है, एनुअल डेवलपमेंट बजट, वो सूबों के पास है। वफाक के पास तो 1000 अरब है। अब आपको सोचना तो पड़ेगा ना कि उन्होंने कैसे इस चीज को एफिशिएंट बनाना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेहतर करना है, रिटर्न ऑन सर्विस बेहतर करना है। ये सब काम उन्होंने करने हैं। अब ये करने के लिए आप जो एक्सपेंडिचर साइड ऑफ द इक्वेशन है, आईएमएफ भी यही करता रहे कि वो सारी जो जोर है ना वो डालता रहे टैक्सेशन साइड, यानी कि एक साइड ऑफ द बैलेंस शीट पे। जो एक्सपेंडिचर साइड ऑफ द इक्वेशन है, वो चाहे सब्सिडीज हो, वो चाहे ये प्रोग्राम्स हो जो हम चलाते हैं, ये सारे चीजें जो है ये बड़ा काम मांगती हैं। पेंशन रिफॉर्म्स, यार वफाक को छोड़ें, सूबों में इतना बड़ा पेंशन रिफॉर्म होने वाला है, वफाक में तो होने ही वाला है, वो कैसे करेंगे? ये बातें जरूर करनी चाहिए। और एक जिसे कहेंगे इंसेंटिव स्ट्रक्चर ऐसा क्रिएट करना चाहिए कि सूबों में भी एक्सपेंडिचर एफिशिएंसी और बेहतर टैक्सेशन, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इक्विटी के साथ आगे बढ़ने की एक जिसे कहेंगे रविश पैदा हो। ठीक, बेस्ट सोल्यूशन मौजूदा सिनेरियो में के सिलसिले में जेस्चर तो बड़ा पॉजिटिव था। बाकी खान नजीब साहब, माहिर मईशत और दीगर माहिर मईशत भी मोरलेस यही सोल्यूशन दे रहे हैं कि कम से कम बैठें, बात करें, और अगर पर्सनल चीज़ों से हट के अगर सूबों के वफाद और पाकिस्तानी वफाद की बात की जाए तो बेहतर हल निकल भी सकता है। पीपल्स पार्टी की टेक ले लेते हैं ना, हसन मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। हसन मुर्तज़ा साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये कह रहे हैं कि 18वीं तरमीम और एनएफसी को छेड़ा आग से खेलने के मुतरादिफ होगा। लेकिन आज जो इजलास हुआ एनएफसी का, कम से कम इससे जाहिर हुआ कि हुकूमत एनएफसी में रद्दोबदल तो चाहती है। 2 तजावीज़ भी सामने आई हैं। पीपल्स पार्टी एनएफसी फार्मूले में तब्दीली कबूल करेगी? क्योंकि वज़ीर आला खुद भी मौजूद तो थे वैसे उधर। जी सुलेमान भाई, देखें, बड़ी सिंपल सी बात है। अक्सर डिबेट होती है तो उसमें बात करते हैं कि एनएफसी जो है उससे सारी जो
फाइनेंस है वो सूबों को चला जाता है और मरकज में तो चीज रह कोई नहीं जाती, कर्जों का बर्डन जो है वो मरकज के ऊपर है। और देखिए सारे वसाइल भी तो सूबों के हैं, और आप वफाक क्या उस वो चंद किलोमीटर का जो इलाका है इस्लामाबाद उसको भी वफाक समझते हैं? क्या आप पंजाब को वफाक का हिस्सा नहीं समझते? क्या आप केपी को वफाक का हिस्सा नहीं समझते? क्या सिंध को वफाक का हिस्सा नहीं समझते? ये सारी चीजें इकट्ठी हो, सारी इकाइयां इकट्ठी हो, तभी वफाक बनता है ना। तो वफाक अपने आप को पता नहीं अलहदा कैसे तस्वर कर लेता है कि वफाक के फंड्स अलहदा हो। भाई आपने सूबों से ही सारे फंड्स कलेक्ट करने हैं और फिर सूबों को ही उनकी आबादी के एतबार से उनको वापस देने हैं। तो आप क्यों वफाक 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 का एक आपने रट लगाई हुई है कि वफाक के पास कुछ नहीं रह जाता? भाई रहता है या नहीं रहता? जब वसाइल हमारे हैं तो इस्तेमाल भी उनका हमारे पे होना शाह जी, जो चाहिए। दो ऑप्शंस आई हैं ना, जो तजावीज़ आई हैं, उसके मुताबिक जो चीज़ समझ आ रही है ना, वो अब यूँ कह ले कि वो बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। वो कहते हैं दो तजावीज़ जो ज़ेर गौर में का, सबसे पहले 2.5% यानी कुल जो टैक्स कैपिटल है 2.5% उस पर कटौती पहले कर दी जाए दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के हवाले से। फिर वाटर सिक्योरिटी, सिविल आर्म फोर्सेज और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की ग्रांट्स के लिए जो जाएगी चीज़ें उनको भी पहले साइड पे कर दें। उसके बाद एनएफसी की तकसीब हो, पहले ये बेन खर्चे पहले निकल जाएं। और दूसरी ये है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और हायर एजुकेशन कमीशन के अखराजात को पहले अलग कर लिया जाए। तो दोनों तजावीज़ तो सामने दी हैं जी, यानी वो कह रहे हैं कि हमारा बहुत बड़ा जो बजट है जितना भी हमारे पास आता है उसमें से निकल जाता है, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो और इसके अलावा हायर एजुकेशन कमीशन हो या सिक्योरिटी की मद में। देखिए मुझे जितनी एक आपकी बात की समझ आई है, इस पे ये कहना कि तजावीज़ देना ये उनका हक है, वो तजावीज़ दें और उस पर डिबेट भी होनी चाहिए, उस पर तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठना चाहिए। ये कबल वक्त होगा कि मैं कहूँ कि जी ये डिमांड्स उनकी जो हैं ये काबिल समात नहीं है या इन पे बात नहीं हो सकती। यकीनन जो इश्यूज हैं वो बैठ के रिजॉल्व होते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इन चीज़ों से डिनाई नहीं करती, लेकिन हम कहते हैं कि जो वसाइल हैं वो उनकी जो तकसीम है उस पर कोई कंप्रोमाइज पीपल्स पार्टी नहीं कर सकती। पीपल्स पार्टी ने इस एनएफसी के लिए, इस 18th अमेंडमेंट के लिए, पास की डेवोल्यूशन के लिए बड़ी हमने कुर्बानियां दी हैं और बड़ी सोच समझ के कंसेंसस के साथ हमने ये उस वक्त ये सारी चीजें की थी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ा सख्त टाइम देखा है इन सारी चीजों को करने के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी पार्टी का नुकसान भी किया। 2013 के अंदर आपके सामने है कि हम इलेक्शन हारे और जिस तरह हमारे इत्तेहादी जो हैं वो हमारे साथ भी थे और हमारे खिलाफ जुलूस भी निकाले जाते थे, वाबडा के दफातर पे हमले भी किए जाते थे, डीसी और डीपीओ और वजीर आला खुद भी उनको लीड करते रहे उन जुलूसों को। तो पीपल्स पार्टी ने 2013 के अंदर बड़ा नुकसान उठाया, पार्टी डैमेज की हमारी, हम कट टू साइज हुए पंजाब के अंदर। 18वीं तरमीम का सेहरा है आपके सर ना, लेकिन अब जो तजावीज़ है ना सर वो, और तजावीज़ कम और बल्कि दो तजावीज़ सामने रखी है और इस पर डिबेट हुई है। यानी मैं आपको और सादे अल्फाज में बताता हूँ, वो कहते हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो बजट 2008 में रखा गया था ना, उस वक्त 34 अरब रुपए था, अब बढ़कर 722 अरब रुपए हो गया है। और पीपल्स पार्टी तो ऑलरेडी बीएसपी के लेकर बहुत ज़्यादा टची है। क्या वफाक की तजवीज़ के पहले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा टोटल में से निकाल दिया जाए, उसके बाद सूबे को उसका हिस्सा दिया जाए तो ज़्यादा मुनासिब है? ये दुरुस्त है सर? नहीं देखिए, ये मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब नहीं है। ये तो बिल्कुल एक अजीब है ना कि आप ऐसी ब्लैकमेलिंग करें कि एक पार्टी जो है जिस प्रोग्राम को ओन करती है और इंटरनेशनली भी उस प्रोग्राम के हवाले से लोग जो हैं वो बड़ी तारीफें करते हैं, पूरी हमारी इंटरनेशनल बरादरी इस प्रोग्राम को सराहती है जो पॉवर्टी के खिलाफ है। अब आप अगर चाहे, मैं कहता हूं कि वफाक जो है वो ये क्यों समझता है कि वफाक इन इकाइयों के अलावा वफाक है?
वफाक हमारे साथ ही वफाक है ना। उन चंद किलोमीटर्स का नाम वफाक तो नहीं है कि फैजाबाद से लेके मारगला तक वफाक खत्म हो गया, इस तरह तो नहीं है। ये सारा पाकिस्तान है तो वफाक है, ये तमाम इकाइयां हैं तो वफाक है। क्या उस टाइम जब ये पैसों की जब एनएफसी अवार्ड हुआ, क्या उस वक्त की हुकूमत को वफाक नजर नहीं आ रहा था? उस वक्त वो वफाक में नहीं बैठे हुए थे, उन्हें नहीं पता था कि हम जो है वो आज जो फैसला कर रहे हैं ये हम अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आज की हुकूमत को ये चीजें बड़ी नजर आनी शुरू हो गई हैं जी, कि आज जो है वो हो गया है। क्या मैं वफाक से सवाल कर सकता हूँ कि वो पैसा जो पूरा इस्लामाबाद पे लग रहा है, क्या उसमें हमारे शेयर्स कोई नहीं है? क्या वो हम वफाक का हिस्सा नहीं है? कितने वफाकी जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जो दूसरे सूबों के अंदर चल रहे हो, कराची के अंदर पानी पीने का इशू है, क्या वो वफाक का इशू नहीं है? उसको रिजॉल्व करने के लिए वफाक के पास पैसा नहीं है? तो ये चीजें जो है ये आप काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में लेके आए, वहाँ सारे स्टेक होल्डर्स हैं, बात करें। अगर सारे इस चीज को करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उसमें कोई वो करे। अच्छा, अब शाह जी एक और चीज़ को एड्रेस कर दें। आप हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा, लेकिन पर्टिकुलर प्रैक्टिस आपकी पंजाब की सियासत की है। सिंध हुकूमत का हमेशा से ये मुतालबा रहा है और बड़ा वैलिड सा रहा है कि पंजाब में तो वफाक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है, जैसे सी पैक के तहत ऑरेंज लाइन हो गई, इस तरह के दीगर मंसूबे हो गए, लेकिन सखर मोटरवे के लिए सिंध से तामुन नहीं होता। ये मसला भी तो हल करना है सर। जहाँ एनएफसी पे बात करना ज़िंदगी और मौत का मसला है, वहाँ वो वफाक की तरफ भी देखना कि आप हमारे कुछ प्रोजेक्ट पे हेल्प कर दें। चीज़ें मिक्स नहीं हो रही थोड़ी? देखिए, मैं समझता हूँ जी कि वफाक और पंजाब जो है ये अक्सर बल्कि हमेशा ही ये एक जमात के पास रहते हैं, वफाक और पंजाब। तो उस हवाले से यहाँ पे तो वाकई इम्तियाजी सलूक होता है, यहाँ पे तो सब कुछ चल रहा होता है, जबकि छोटे सूबों के अंदर महरूमियाँ भी बढ़ती हैं, उनके जो मसाइल हैं उनमें भी इजाफा होता है। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि अगर सक्खर कराची मोटरवे है तो उसमें वफाक का कोई इंटरेस्ट नहीं है। वफाक जो है वो वहां पे कंट्रीब्यूट नहीं करता, वो उनकी अपनी हेडेक है कि वो बनाए ना बनाए, करें ना करें। तो और जो पैसा सिंध से आता है, जितनी कलेक्शन है टैक्सेस की मद में, वो सारे पाकिस्तान से ज्यादा है। सारे पाकिस्तान की बाकी 3 इकाइयों को भी मिला ले, आप सबको मिला ले, फिर भी उनकी टैक्स कलेक्शन ज्यादा है। और उनको जो एनएफसी होता है वो उनकी कलेक्शन से कम होता है, बाकी सारे सूबे जायद लेते हैं। यानी कि आप कराची का और सिंध का पैसा जो है वो बाकी सूबे भी ले रहे हैं, लेकिन सिंध को देते हुए डेवलपमेंट की मद में वो पता नहीं क्यों मौत पड़ती है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका हसन मुर्तज़ा साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हसन मुर्तज़ा हमसे बात कर रहे थे पाकिस्तान फ्रंट इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक तरफ हुकूमत और पीटीआई एनएफसी अवार्ड पर कदरे एक पेज पर नजर आ रही, तो दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत ने उस्मा खान की बानी पीटीआई से मुलाकात पर पाबंदी लगा दी है। वफाकी हुकूमत की तरफ से वजीर कानून आजम नजीर तारड़ और अता तारड़ ने दो टोक अल्फाज में कहा है कि जिन लोगों ने कानून की खिलाफ वर्जी की है उनकी अब बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं होगी। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं कि पाबंदी जेल रूल 265 के तहत लगाई जा रही है, जो मुलाकात में सियासी गुफ्तगू की इजाजत नहीं देता। यही नहीं, रूल 265 के मुताबिक कैदी की हफ्ते में एक मुलाकात करवाई जा सकती है या चिट्ठी लिखने की इजाजत दी जा सकती है। वजीर कानून ने कहा कि कानून के मुताबिक चिट्ठियां या मुलाकातें निजी होंगी, इनमें मुल्की हालात पर कोई बात या जेल और सियासत पर बात नहीं होगी। जो गुफ्तगू मुलाकात के दौरान होगी वो पब्लिक नहीं की जाएगी, यानी इस पर ट्वीट्स नहीं किया जाएगा, सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं की जाएगी, टीवी पर नहीं चलेगी या प्रेस रिलीज भी जारी नहीं की जाएगी। अगर सुपरिटेंडेंट जेल को यह अंदेशा हो कि मुलाकातों के अहवाल पब्लिक किए जाएंगे और ऐसा होने से नक्स अमन का खदशा है तो मुलाकातें रोक सकता है।
वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने खबरदार करते हुए कहा कि अब अडयाला जेल के बाहर किसी को तमाशा नहीं लगाने देंगे, कानून की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हुकूमत पाबंदी का बाकायदा ऐलान कर रही है। सिचुएशन पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अमजद खान न्यासी साहब। अमजद खान साहब, आज NFC इजलास हुआ जिसमें वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब ने शिरकत की। NFC को नए सिरे से तय करने के लिए 2 तजावीज़ ज़ेरे गौर हैं। एक तो ये कि जो दिफा के लिए 2.5% है ना, उससे पहले ही निकाल लिया जाए, और उसके बाद 42.5 वफाक और 57.5 सूबों को शेयर दिया जाए। और दूसरी तजवीज़ यह है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और हायर एजुकेशन कमीशन के अखराजात को पहले अलग कर लिया जाए। PTI का इन तजावीज़ पर क्या मौक़िफ़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान, आपने देखा होगा कि KP ने आज शिरकत की है, चीफ मिनिस्टर ने भी, और फाइनेंस जो के एडवाइजर हैं उन्होंने भी, मुज़म्मिल असलम ने, और गए हैं। और KP का जो शेयर है वो नहीं दिया जा रहा था काफ़ी अरसे से, इसके ऊपर उन्होंने बात की और उसके लिए कहा गया, मेरे ख्याल में कुछ स्पेशल कमेटी तश्कील दी गई है जी, और कहा गया है कि जी हम आपको अपना हक देंगे। देखें आने वाले वक्त में क्या होता है इसके ऊपर। आज उन्होंने कहा स्पेशल कमेटी रिकमेंडेशन देगी और जनवरी में दोबारा ये इजलास है। जो अभी तक हमारे पास मालूमात हैं, जो खुद ट्वीट करके बता रहे हैं सुहेल आफरीदी साहब, वो कहते हैं कि मैंने KP का मौक़िफ़ दिया है। फाटा के इंतज़ाम के वक्त 100 अरब रुपये सालाना देने का वादा किया गया था, जो अब तक 700 अरब रुपये बनते हैं, लेकिन वफाक ने सिर्फ 168 अरब रुपये दिए हैं। जो बकाया 531.9 अरब रुपये का मामला है, वो कह रहे ये नहीं दिए। सलमान, जब KP में जम किया जा रहा था फाटा और पाटाक्स को, तो उनसे कबाइल्स को वायदा किया गया था कि आपको 100 अरब डेवलपमेंट का दिया जाएगा और इन इलाकों को ताकि ऊपर लाया जा सके बाकी पाकिस्तान के साथ, ताकि इनकी डेवलपमेंट जो है वो इक्वल हो। लेकिन बदकिस्मती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब गवर्नमेंट गई तो उसके बाद इनका जितना भी फंड्स था वो नहीं दिया गया जिस तरह इनको देना चाहिए था, एज पर प्रॉमिस या एज पर एग्रीमेंट कह लें। ठीक है, अच्छा वो तो नहीं हुआ, लेकिन सर कुछ पॉइंट्स और भी सामने आए ना। मुज़म्मिल असलम साहब ने कहा कि बहुत अच्छे माहौल में आज का इजलास हुआ, रिसीविंग एंड पे हमारी बातें भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से सुनी जा रही थी। वो कहते हैं किसी किस्म का कोई दबाव नहीं डाला गया, सबकी बात सुनी गई। क्या ये पॉजिटिव साइन है? वफाक सबको लेकर साथ चलना चाह रही है ताकि इत्तफाक़ राय से वसाइल की तकसीम हो सके? देखिए, अगर आपने आगे की तरफ चलना है तो वफाक को KP के साथ वर्किंग रिलेशनशिप रखनी होगी टू सम एक्सटेंट। उसकी वजह है कि KP जो है वो कई दहाइयों से दहशतगर्दी को फेस कर रहा है, प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं। अगर वहाँ पे उनको अपना राइट नहीं दिया जाता तो KP बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार होगा। और आप देख रहे हैं कि KP के लोग जो है वो उनको जो डेवलपमेंट देनी चाहिए थी या जो फंड्स देने चाहिए थे या जो मौके मिलने चाहिए थे वो कभी भी नहीं मिले, जो मिलना उनका हक था और है। ठीक है, अच्छा अमजद खान न्यासी साहब, इस वक्त जो आवाज़ें चल रही हैं, इवन हुकूमती वज़रा भी गवर्नर राज टेबल पे है, बेहतर ऑप्शन है, उस पर सोचा जा सकता है। कल फैसल बाडा साहब कह रहे थे कि उनको नाअहल भी किया जा सकता है सुहेल आफरीदी को, और इस मौके पर NFC का इजलास जिसमें सुहेल आफरीदी की साहब की शिरकत, और आज उनकी मुलाकात का भी दिन था इमरान खान साहब से, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हुई। और ये जो कहना कि इमरान खान साहब के सख्त बयानात की वजह से न सिर्फ सियासी मुलाकातें नहीं होंगी बल्कि फैमिली और वकला की मुलाकातों पर भी पाबंदी लग सकती है, तो इस पे आपकी क्या टेक है कि थोड़ा सा PTI को एहतियात से काम लेना चाहिए? सुलेमान, देखें, हमेशा गवर्नमेंट जो है वो माहौल बनाती है, स्पेस देती है अपोजिशन को, चाहे फॉर्म 47 की हो। अगर उन्होंने गवर्नर राज लगाना है तो जो स्पेस है वो अपने लिए वो भी खत्म कर देंगे, क्योंकि KP जो है जो 4.5 करोड़ अवाम का सूबा है, उसकी अक्सरियत जो है वो 95% जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है। और अगर ऐसा किया गया तो कबाइल्स में जो है वो बहुत अनरेस्ट आएगा, क्योंकि वो समझते हैं कि एक पाकिस्तान बनने के अमल के बाद पहली दफ़ा हमें जो है वो हुकूमत दी गई है। अगर गवर्नर राज लगाया जाता है तो ये उनके लिए भी मसाइल खड़ा करेगा। ये नहीं है कि हमारे लिए मसला होगा। हमने तो कहा है
कि शौक से लगा ले, लेकिन जो लूली लंगड़ी जमहूरियत को बचा कुचा रहा तो कुछ नहीं है, लेकिन कहा नाम नेहाद अगर कह लें जमहूरियत, उसको उस पे भी मेरे ख्याल में ठप्पा ये लग जाएगा कि अब जमहूरियत नहीं रही अमलन तौर पे। तो उसके लिए चाहिए इनको कि स्पेस पैदा करें। बाकी देखिए, इमरान खान एक अपने आजाद ज़हन रखता है और लीडरशिप है, उनका एक विजन है। उनको पार्टी जो है वो डिक्टेट नहीं करा सकती, बल्कि वो पार्टी को डायरेक्शन दे सकते हैं। हर हाल में उनका हुक्म होता है, वो मानना जो है वो पार्टी पे लाजिम होता है। अच्छा सर, आपने कहा हुकूमत स्पेस देती है। 2 रोज़ कबल एयाज सादिक साहब ने स्पेस दी ना कि मुझसे बात करें, मैं चाहता हूँ अपने कॉन्टेक्ट को ज़रा पॉजिटिव करें, ये हटो बचो वाली पॉलिसी को छोड़ें, धरनों को छोड़ें, घेराव करना छोड़ें अडयाला का। तो उन्होंने तो स्पेस देने की बात की और कहा जा रहा है कि शायद उस बात के बाद ही बैरिस्टर गौहर साहब ने कोई यकीन दहानी कराई थी, जिसकी बिना पर उज़मा खान साहबा की मुलाकात हुई थी। सलमान, कोई अगर उन्होंने स्पेस दिखाई होती या उन्होंने माहौल बनाया होता तो देखिए, 1-1.5 माह के बाद बहन को मिलने दिया गया। चाहिए तो ये था कि डे 1 से मुलाकातें होती, इतना अनरेस्ट भी ना आता। बेहतर तो यही था। अभी चीफ मिनिस्टर देखो, अक्सरियत रखने वाला एक चीफ एग्जीक्यूटिव है, लेकिन उसके बावजूद वो आज 10वीं दफा भी अडयाला जेल से बाहर आ गया। तो आप कौन सा जेस्चर दिखाना चाह रहे हैं या कौन सा माहौल बनाना चाह रहे हैं जिसके ऊपर कहा जाए कि जी आप ऐसा साजगार माहौल बनाना चाहते हैं जिसमें पीटीआई के लिए स्पेस है, पीटीआई को सांस लेने दिया जा रहा है, या पीटीआई के लिए ऐसा माहौल बनाया जाए जिसपे वो सोच सके कि जी मुज़ाकरात जो है होने चाहिए। मुज़ाकरात के लिए आपका अमल बड़ा जरूरी है। और कोई भी पार्टी, देखे मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा, कोई भी पार्टी जो है वो मुज़ाकरात से पीछे नहीं हटती होती, हमेशा अपने दरवाजे खुले रखते हैं। लेकिन ये आपके एटीट्यूड पे डिपेंड करता है कि आप कितनी स्पेस दे। मैंने वो पहली वाली बात की कि आप कितना अपना दिल वसी रखते हैं। देखिए, लीडरशिप जेलों में पड़ी है, वहां उनके लिए क्या जो है वो आपका तर्ज अमल है। आप उनको देखिए, जब इस माहौल में जो इमरान खान साहब, उनकी बीवी आइसोलेशन में है, उनके बच्चों से उनको बात नहीं कराई जा रही, उनको मुंसफाना ट्रायल नहीं दिया जा रहा है, तो इस माहौल में कैसे मुज़ाकरात आगे की तरफ बढ़ सकते हैं? सर उसके लिए आपको यकीनन कुछ स्टेप्स तो लेने पड़ेंगे। जी, एनएफसी से मुतल्लिक अमजद खान आई साहब हमसे बात कर रहे थे। आज एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसका वक्त 3 बार तब्दील किया गया। बहरहाल 2 हुकूमती वज़रा ने इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से SOP और कानून क्या कहता है तवील गुफ्तगू भी की। पहले वो सुन लें और फिर दोबारा अमजद आई साहब आपसे कुछ सवाल करते हैं। खान साहब कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन से सजा याफ्ता हैं और वो एक कन्विक्टेड प्रिजनर के तौर पे अडयाला जेल में अपनी सजा काट रहे हैं। 265 ये कहता है जो भी प्रिजनर है सुपीरियर क्लास प्रिजनर्स को ये डील करता है, जो कि खान साहब भी हैं बवजह साबिक वज़ीर आज़म होने के। वो कहता है कि एक चिट्ठी लिख सकते हैं या एक मुलाकात कर सकते हैं हफ्ते में। इसके साथ साथ जो डिस्कशन होनी है वहाँ पे, वो पोलिटिकल मैटर्स शैल नॉट बी अलाउड at these interviews. It will remain private. 2019 में जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को दूसरे नैब के मुकदमे में सजा करने के बाद उन्होंने फैसला किया कि इन रूल्स के तहत मियां नवाज शरीफ साहब क्योंकि कन्विक्टेड प्रिजनर हैं और उनके बारे में इन्होंने एक पिटीशन भी करवाई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि ये पार्टी हेड नहीं रह सकते। दूसरा कहते हैं व्हाट गोज अराउंड टर्न्स अराउंड। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब, वज़ीर इत्तलात है अताउल्लाह तारड़ साहब, वो कह रहे हैं कि कैदी को सियासी बातें करने की इजाज़त नहीं हो सकती और जो असल वाला नोटिफिकेशन भी जल्द आएगा। लेकिन आपको ये बता दें कि कम अज़ कम इमरान खान साहब की हफ्ते में कोई एक मुलाकात हो सकती है, क्योंकि वो एक डिक्लेयर्ड कैदी हैं, एक मुजरिम है और मुजरिम कभी भी पार्टी का सरबराह नहीं हो सकता। सलमान, अगर आपको याद होगा, नवाज शरीफ के साथ तो पूरी कैबिनेट मीटिंग हुआ करती थी जेल में, और खान साहब के लिए वो साबिक वज़ीर आज़म है, लार्जेस्ट पार्टी के पैटर्न इन चीफ हैं, उनके लिए अलग कवानीन बना दिए गए, जबकि कोर्ट इसके ऊपर अपने आर्डर्स भी दे चुकी है। तो इनको खौफ तो तारी है कैदी नंबर 104 का, 804 का। अच्छा, वो तो कहते हैं कि बाद में कोर्ट ने भी मना कर दिया था, नवाज शरीफ साहब की भी मुलाकातें नहीं होती थी, सियासी मुलाकातें। नहीं, इनको तो खुली छुट्टी थी, ये सब मुलाकातें करते थे, बैठते थे, घर से खाने खाते थे, इनके लिए एसी था। खान को क्या सहूलियात दी जाएगी? हमने तो कई दफा लिस्ट में मीडिया के लोगों का नाम शामिल किया है,
ताकि वो जाके खुद खान से मुलाकात कर सकें, बातचीत कर सकें कि उनको कितनी स्पेस दी जा रही है और किस माहौल में रखा जा रहा है। और ये जो कहना हुकूमती वज़रा का कि खान साहब को पहले ही इस बात की गारंटी देनी होगी कि वो सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे तो तब उनकी मुलाकातें हो सकेंगी, इस रद्द अमल है ना ये उस ट्वीट का जो लंबा चौड़ा इमरान खान साहब की तरफ से आया। देखिए सुलेमान, इमरान खान जेल के अंदर बैठा हुआ एक ऐसा कैदी है जो आज़ाद है, और हम जो बाहर बैठे हैं शायद हम अपनी बात लबों तक ना ला सकें जो कैदी नंबर 804 ले आता है। ठीक, बहुत शुक्रिया अमजद खान न्यासी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमसे बात कर रहे थे। पाकिस्तान फ्रंट इस ब्रेक के बाद। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान रजीम की हठधर्मी के बावजूद इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अक़वाम मुत्तहिदा की इमदाद के लिए अफगानिस्तान की सरहद खोलने का फैसला किया है। तकरीबन 2 माह तक पाक अफगान सरहदों पर तजारती आमदोरफ्त बंद रहने के बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए इंसानी इमदाद की कंटेनर्स की क्लियरेंस दोबारा शुरू कर दी है। दोनों ममालिक के दरमियान अक्टूबर में मामूल की तजारत बंद होने के बाद ट्रांजिट ट्रेड की यही पहली महदूद और कंट्रोल्ड बहाली है। हालिया पेशरफ्त के मुताबिक हुकूमत ने FBI और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रांजिट ट्रेड को एक बाज़ाब्ता खत जारी किया जिसमें हिदायत दी गई कि अक़वाम मुत्तहिदा की 3 एजेंसियों की इंसानी इमदाद खेप को चमन और तुरखम के रास्ते अफगानिस्तान जाने की इजाज़त दी जाए। पहले मरहले में 143 कंटेनर्स की क्लियरेंस की जाएगी, जिनमें आलमी खुराक प्रोग्राम के 67 कंटेनर्स में गज़ाई इमदाद, यूनिसेफ के 74 कंटेनर्स में बच्चों के लिए सामान और UNFPA के 2 कंटेनर्स में सेहत और फैमिली एड का सामान शामिल है। दूसरी जानिब रॉयटर्स दावा कर रहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कशीदगी खत्म कराने के लिए सऊदी अरब की सालिसी की कोशिशें भी नाकाम हो गई हैं। रॉयटर्स बताता है कि गुज़िश्ता हफ्ते सऊदी अरब में होने वाली ये मुज़ाकरात कतर, तुर्की और सऊदी अरब की मेज़बानी में होने वाले सिलसिलावार इजलासों का हिस्सा थे, लेकिन ताज़ा तरीन अमन मुज़ाकरात किसी बड़ी पेशरफ्त के बगैर ख़त्म हो गए। ताहम दोनों ममालिक ने जंगबंदी को बरकरार रखने पर इत्तफाक किया है। ज़राए का कहना है कि बरादर ममालिक की कोशिशों के बावजूद किसी बड़े समझौते के इम्कानात अभी कम नज़र आते हैं, क्योंकि तालिबान हुकूमत पाकिस्तान की मतलूबा तहरीरी ज़मानत देने के लिए तैयार नहीं है। अफगान बाशिंदे पाकिस्तान ही नहीं दुनिया के अमन के लिए भी मुस्तकिल खतरा बन गए। अमरीकी शहर डेलावेयर में पुलिस स्टेशन पर हमले की मनसूबाबंदी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार शख्स अफगान बाशिंदा निकला। तर्जुमान दफ्तर खारजात ताहिर इंदराबी ने पाकिस्तानी शहरी के हवाले से प्रोपेगेंडे मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि अमरीका में गिरफ्तार शख्स लुकमान खान पाकिस्तानी नहीं बल्कि अफगान शहरी है। गिरफ्तार नौजवान का अफगान सिटीजन कार्ड भी सामने आया है, जिसके मुताबिक उनका ताल्लुक अफगानिस्तान के सूबे हिरात से है और पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के शहर पेशावर में मुकीम था। रिपोर्ट के मुताबिक 25 साल लुकमान खान की गिरफ्तारी 24 नवंबर की रात कैनेडी पार्क वेस्ट के इलाके में उस वक्त अमल में लाई गई जब पुलिस ने एक मशकूक ट्रक को रोका। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट में बताया गया कि पुलिस ने कैनेडी पार्क वेस्ट में एक ट्रक को रोका जिसमें लुकमान मौजूद था। पुलिस के मुताबिक लुकमान ने गाड़ी से बाहर निकलने के अहकामात ना माने और मुज़ाहमत करने पर उसे गिरफ्तार किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तफ्तीश के दौरान लुकमान खान ने ट्रक से पिस्तौल, मैगजीन और मुबैना हमले की मनसूबाबंदी की। पुलिस के मुताबिक लुकमान खान ने गाड़ी से बाहर निकलने के अहकामात ना माने और मुज़ाहमत करने पर उसे गिरफ्तार किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तफ्तीश के दौरान लुकमान खान के ट्रक से पिस्तौल, मैगजीन और मुबैना हमले की मनसूबाबंदी के दस्तावेज बरामद हुई। लुकमान खान के ट्रक से बरामद होने वाले दस्तावेज में यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर के पुलिस स्टेशन का खाका, दाखिली और खारजी दरवाजों के निशानात और एक पुलिस अफसर का नाम भी दर्ज था। रिपोर्ट्स के मुताबिक दस्तावेजात में बार बार सबको मारो और शहादत जैसे जुमले बार बार लिखे हुए थे। इन दस्तावेजात में यह भी दर्ज था कि हमले के बाद गिरफ्तारी से कैसे बचा जाए और यह भी वजाहत थी कि दूसरे हथियार किस तरह इस्तेमाल किए जाएं। पुलिस के मुताबिक ये तमाम मालूमात पहले से सोचे समझे हमले के मंसूबे और जंगी तरीकाकार की निशानदेही करते हैं। FBI ने गिरफ्तारी के एक रोज़ बाद 25 नवंबर को लुकमान खान के घर पर भी छापा मारा, जहां से मजीद जदीद असलहा बरामद किया गया। 26 नवंबर को इस पर मशीन गन के गैर कानूनी कब्जे और हमले की मनसूबाबंदी के इल्ज़ामात आयद किए गए और इसकी अदालत में पेशी 11 दिसंबर को मुतवक्किल है। अमरीकी प्रोसिक्यूटर के मुताबिक मुलजिम हमला करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार दिखाई देता था और इसके कब्जे से मिलने वाला सामान एक संगीन और मुमकिन तौर पर तबाहकुन साजिश की निशान करता है। पाकिस्तान फ्रंट से सलमान हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।